तो हाय फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स बीए सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 14 का आज हम लोग नोट्स करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट 41 पेज का पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आपका डेमोग्राफी। क्या नाम है? डेमोग्राफी। ये रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी तीनों के काम में आएगा। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर भी आपको डेमोग्राफी पढ़ना है उन सभी विश्वविद्यालय में काम आएगा। ठीक है, डेमोग्राफी इसका हिंदी क्या होता है भाई साहब? तो दोस्त, इसका हिंदी होता है जनसंख्या अध्ययन। ठीक है, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसंख्या का अध्ययन। जनसंख्या मतलब कितने लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं उसी के बारे में अध्ययन है, लोगों के बारे में अध्ययन। चलिए, तो जनसंख्या अध्ययन मेजर पेपर 14 में पढ़ना है। पहले हम लोग सिलेबस को देखते हैं। इसमें पहला है हमारा पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि जनसंख्या और विकास, पहला यूनिट। दूसरा यूनिट है एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन डेटा, यानी कि जनसंख्या का जो आंकड़ा है उसको विश्लेषण करना। ठीक है। यूनिट 3 है पॉपुलेशन इंडेक्स। ठीक है, सॉरी इंडेक्स होगा, पॉपुलेशन इंडेक्स पढ़ना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, सॉरी यार, ठंडा हो है ना थोड़ा सा। सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा इन इंडिया, यानी कि भारत में जो भी डेमोग्राफी, जनसंख्या में हम लोग जनगणना में डेटा आंकड़ा इकट्ठा करते हैं उसके बारे में जानना है, जनगणना के बारे में थोड़ा सा जानना है। ठीक है, चलिए, ये टोटल 4 यूनिट है। चारों यूनिट से सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप। और आपको मालूम है सारा क्वेश्चन पेपर का नोट्स ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, पहला है हमारा जनसांख्यिकी क्या है। व्हाट इज डेमोग्राफी? जनसंख्या का सांख्यिकी का अध्ययन को ही जनसांख्यिकी कहा जाता है। क्या? और एक बार बताइए। जनसंख्या का सांख्यिकी का अध्ययन ही जनसांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट, अगला है जनसांख्यिकी का क्षेत्र क्या है। स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, तो जनसंख्या की संरचना व परिवर्तन को जानना ही जनसंख्या का संरचना और परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन, इसको जानना ही जनसांख्यिकी का क्षेत्र है, स्कोप है। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन आया। अब उसमें बहुत सारा परिवर्तन पड़ेगा। लोगों की वृद्धि, कितना लोग बढ़ा, कितना शिक्षित हैं, कितना अशिक्षित हैं। ठीक है, कहाँ पे कितना जनसंख्या घनत्व है, कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं, कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं, बहुत कुछ जानिएगा उसमें। ठीक है, कितने गांव में रहते हैं, कितने शहर में रहते हैं, बहुत सारा डिटेल में घुसिएगा तो फिर पूरा डिटेल में मिल जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है। मीनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि की प्रक्रिया जाननी है। ठीक है, किस तरह से वृद्धि हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि का घटक है कि भाई कितना जन्म लिया, कितना मृत्यु हुआ और कितना प्रवासन किया। प्रवासन मतलब कि बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं किसी और जगह और जाके बस जाते हैं किसी दूसरे जगह, तो उसी को प्रवासन कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग बोलते हैं जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ किसी क्षेत्र का। जैसे मैं खुद बोकारो का हूँ और अभी रांची में रह रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्रवासन है। प्रवासन 2 तरह का होता है, एक होता है शॉर्ट टाइम के लिए, एक होता है लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का मापन कैसे होता है। तो मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे किया जाता है, तो वृद्धि दर द्वारा मापा जाता है, वृद्धि दर द्वारा, पॉपुलेशन रेट। ठीक है, नेक्स्ट है माल्थस सिद्धांत क्या है। तो माल्थस एक क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री का नाम है। माल्थस थ्योरम आता है, माल्थस थ्योरम, वो अभी पढ़ना है आपको अभी। ठीक है, तो माल्थस थ्योरी क्या बोलता है, जनसंख्या व खाद्य का असंतुलन, यानी कि जितना जनसंख्या है उतने मात्रा में खाना नहीं है, इसी को माल्थस थ्योरम प्रूव करता है। आगे आप पढ़िएगा आप लोग। ऑप्टिमम जनसंख्या सिद्धांत क्या बताता है। तो ऑप्टिमम जनसंख्या सिद्धांत बताता है आदर्श जनसंख्या का आकार क्या होना चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हम दो हमारे दो। ठीक है, कोई कोई करता है हम दो हमारे 6, आप कितना कीजिएगा। चलिए, जो भी कीजिएगा आप सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, कल दिन 2-4 साल बाद या 5 साल बाद आप लोग भी फैमिली में आएंगे। कोई कोई तो फैमिली में आ गए होंगे, हालांकि मैं नहीं आया हूँ, मैं भी आ जाऊँगा जल्दी ही। नेक्स्ट, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है। तो देखिए जनसांख्यिकी संक्रमण, संक्रमण एक तरह से लगता है कि बीमारी जैसा फैलना। ठीक है, तो जन्म दर और मृत्यु दर में जो परिवर्तन हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत। अब आता है यूनिट 2 जिसमें आपको एनालिसिस करना है पॉपुलेशन डेटा का।
चलिए विश्लेषण करते हैं। तो पहला है प्रजननशीलता का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, तो प्रजननशीलता मतलब कि नाम सुनने से ही लगता है कि जन्म लेना, यानी कि संतान उत्पत्ति की क्षमता। किसी भी देश में कितना संतान उत्पत्ति हो रहा है, 1 साल में, 10 साल में, ठीक है, इसको आंका जाता है। नेक्स्ट, सीबीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो सीबीआर का जो फुल फॉर्म होता है क्या है, कच्ची जन्म दर। ठीक है, बर्थ रेट, कच्ची का क्या बोलिएगा यहाँ पे यार, इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए था। ठीक है, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं कच्ची जन्म दर, इसको क्या बोलते हैं जो याद नहीं आ रहा है, क्या बर्थ रेट है। ठीक है, चलिए छोड़िए, याद नहीं आ रहा है, आगे देख लेते हैं, किसी को याद आए तो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है टीएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टीएफआर मतलब होता है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट, हिंदी में बोलते हैं कुल प्रजनन दर। नेक्स्ट जीआरआर क्या दर्शाता है? तो जीआरआर क्या शो करता है? पुत्री जन्म दर। ठीक है, कितना पुत्री जन्म ले रही है, औसत यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जीआरआर का गर्ल का जो रेट होता है, ठीक है, एवरेजली वह शो करता है। ओके, पुत्री जन्म दर को यहाँ पे औसत पुत्री जन्म औसत बताता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं एनआरआर का फुल फॉर्म क्या है? तो एनआरआर मीन्स होता है प्रतिस्थापन दर। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, इस सब का आप इंग्लिश वर्ड खोज लीजिएगा, एक एक करके मैं करा देता तो अच्छा रहता, लेकिन सॉरी नहीं करा पाया। भारत में प्रजनन दर की प्रवृत्ति कैसी होती है? ट्रेंड ऑफ फर्टिलिटी इन इंडिया। तो भारत में प्रजनन दर धीरे धीरे घट रहा है। पहले जो है ना, प्रत्येक आदमी 4 गो बेटा, 5 गो बेटा, मेरे खुद आपके भी घर में आपके चाचा लोग, चाहे आपके पापा लोग 5 भाई बहन होंगे, आपके बुआ लोग 4 भाई बहन, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो मेरे फादर भी लोग 5 भाई बहन हैं। ठीक है, तो और फिर हम लोग आ गए 3 पे, अब हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से 2 3 जो भी होता है, अब मैक्सिमम आदमी 2 तक जाता है। ठीक है, कोई कोई बेटी के लालच में 4 तक जाता है, लेकिन 4 से ज़्यादा कोई भी नहीं करना चाहता है, चाहे उसका बेटी ही क्यों ना हो रहा हो, 4 को पे रोक देता है। ठीक है, इतना आदमी समझदार हो चुका है आजकल। ठीक है, क्योंकि आजकल आदमी समझ रहा है कि भाई जन्म देना बड़ी बात नहीं है, उसकी अच्छे से परवरिश करना बड़ी बात है। ठीक है, इन फ्यूचर भी आप लोग भी फैमिली लाइफ में आएंगे, तो जन्म देना बड़ी बात नहीं है, उसको अच्छे से परवरिश करना बड़ी बात है। अब आता है मॉर्टिलिटी। मॉर्टिलिटी मतलब होता है मृत्यु दर। ठीक है, मीनिंग ऑफ मॉर्टिलिटी, तो मृत्यु की आवृत्ति कितनी है? प्रति 1000 बच्चों में कितने बच्चे मर जाते हैं, इसको मृत्यु दर बोलते हैं। CDR क्या है? ठीक है, CDR क्या है? तो यहाँ पे कच्ची मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, चाइल्ड रेट बोला जाता है, तो इसको क्या बोलिएगा यार, मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, डेथ रेट होता है, क्या डेथ रेट, सी वाला कच्चा को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? पक्का कच्चा। चलिए, राइप होता है पक्का ना। चलिए, IMR का अर्थ क्या है? IMR मीन्स शिशु मृत्यु दर। ठीक है, क्या होता है? शिशु मृत्यु दर। मॉर्टेलिटी रेट होता है इन्फेंसी मॉर्टेलिटी रेट। ठीक है, शिशु को इंग्लिश में इन्फेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फेंसी मॉर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर बोला जाता है। नेक्स्ट MMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको क्या बोलते हैं? मदर मॉर्टेलिटी रेट। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि देखिए, मैं बता देता हूँ, आप में ऐसे बहुत सारे गर्ल्स लोग देख रहे होंगे, 21 साल से कम उम्र में शादी मत कीजिएगा, और शादी भी करते हैं तो क्या कीजिएगा कि मतलब माँ बनने का 21 साल के बाद ही माँ बनिएगा। ठीक है, फैमिली प्लानिंग 21 साल से पहले नहीं कीजिएगा। और जब भी आप फैमिली प्लानिंग करते हैं तो आपका हीमोग्लोबिन जो रहता है, यानी कि ब्लड, आपके बॉडी में जो ब्लड रहता है उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जब आप माँ बनते हैं तो कम से कम आपका हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से ज़्यादा ही रहना चाहिए, मतलब 12 ग्राम से ज़्यादा रहेगा तो सेफ रहेंगे। ठीक है, और 10 ग्राम से तो ज़्यादा रहना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे की जो माँ होती है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में 3 साल काम किया हूँ हॉस्पिटल में, तो मुझे अच्छे से आइडिया है सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अगर कम रहेगा ना, मान लीजिए 8 ग्राम है या 7 ग्राम है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि माँ से जो बच्चा होता है, ठीक है, ये जो बच्चा होता है, इस बच्चे को भी डर रहता है और माँ को भी डर रहता है। बच्चा का डर ये रहता है कि थैलेसीमिया हो जाएगा बच्चे को। थैलेसीमिया होगा तो क्या होगा? हर महीने बच्चे को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, थैलेसीमिया हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम है, हर महीने बच्चे को ब्लड चढ़ाओ। ठीक है, लाइफ टाइम ऐसा ही रहता है, समझ रहे हैं, थैलेसीमिया का प्रॉब्लम। तो ये तो हो सकता है। दूसरा चीज़ हो सकता है कि माँ को खून की कमी के कारण मृत्यु हो सकती है। ठीक,
और कई बार क्या होता है कि बहुत सारी माताएं जो हैं दर्द जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीड़ा होता है वो बहुत भयानक होता है बोला जाता है, ठीक है। तो उतना भी भयानक नहीं होता है, डरिए मत। तो कई बार क्या होता है कि गांव घर में जो है ना 21 साल से कम उम्र 17 साल 18 साल में कर देता है शादी, सह नहीं पाती हैं और फिर उनका बीच में ही डेथ हो जाता है। तो अगर आप 21 साल प्लस हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है। हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा खासा रहना चाहिए, 10 ग्राम एबव रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और चेकअप टाइम टू टाइम करवाना चाहिए। इन फ्यूचर में आप लोग भी बनेंगे, ठीक है, तो आप लोग भी इन सभी का ध्यान रखेंगे। अगर लड़के हैं तो ध्यान दीजिएगा अपनी वाइफ का, गर्ल्स हैं तो आपको खुद अपना ध्यान रखना है, ठीक है। MMR क्या है? तो मातृत्व मृत्यु दर इसको बोलते हैं, मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो बता दिए रीजन वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे मेन रीजन होता है कि बस कम उम्र में शादी करना, ठीक है। 18 साल में शादी कर रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर हो गया है बाई चांस तब 21 साल के बाद ही फैमिली प्लानिंग कीजिए, और उससे पहले भी कर लेते हैं तो फिर देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता है, सीजर चलाना पड़ जाता है पेट में, ठीक है, उसी को पेट में सीजर चलाते हैं, उसी को बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं। चलिए, मृत्यु दर में कमी का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु दर में कमी का मुख्य कारण है चिकित्सा सुविधा। क्या है? चिकित्सा की सुविधा मृत्यु दर में कमी हुई है, मतलब कि चिकित्सा सुविधा ज़्यादा मिल रहा है। नेक्स्ट आता है वैवाहिकता का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो वैवाहिकता का अर्थ है कि विवाह संबंधी अध्ययन, ठीक है, कि कितना एज में शादी हो रहा है, गांव में कितना एज में शादी हो रहा है, शहर में कितने एज में शादी हो रहा है, इस सब का आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ग्रॉस नोप्टिलिटी रेट। ये क्या होता है ग्रॉस नोप्टिलिटी रेट? यानी कि कुल विवाह संबंध का जो दर होता है वो बताना है, ठीक है। नोप्टिलिटी मतलब विवाह, ठीक है, नोप्टिलिटी मतलब विवाह। तो नोप्टिलिटी का अध्ययन करेंगे मतलब विवाह का अध्ययन करेंगे। वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है, सुखद चल रहा है नहीं? वैवाहिक स्थिति के प्रकार कौन से हैं? टाइप्स ऑफ मैरिटल स्टेटस। तो वैवाहिक स्थिति का प्रकार है अविवाहित, हम लोग बोलते हैं ना टाइप्स ऑफ मैरिटल स्टेटस, अनमेरिड, मैरिड, ठीक है। तो अनमेरिड, मैरिड, इसके अलावा डिवोर्स वो सब होता है एगो, ठीक है, जिसको तलाकशुदा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला जाता है भारत में विवाह आयु की प्रवृत्ति क्या है? तो भारत में विवाह की आयु की प्रवृत्ति बढ़ रही है जनरली, धीरे धीरे हर कोई समझदार हो रहा है। और देखिए समझदार ठीक है, लेकिन ज़्यादा समझदार होना मतलब एक बोलते हैं ना कि सब्र रखना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सब्र रखना भी अच्छी बात नहीं है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा लीजिएगा, सेमेस्टर 6 में पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द राइट एज फॉर मैरिज अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, ठीक है। गवर्नमेंट तो बोलती है कि 21 साल के बाद लड़का भी शादी कर सकता है, लड़की भी शादी कर सकती है, ठीक है। 18 साल बोला गया है, लेकिन मैं 21 मान के चलता हूँ। लड़की के लिए मिनिमम एज मेरे अकॉर्डिंग नहीं, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो गर्ल्स के लिए मिनिमम 21 ईयर रहना चाहिए और बॉयज़ के लिए मिनिमम 23 ईयर, ठीक है। मेरी एज 25 है मैं भी इस साल सोच रहा हूँ कि कर लूँगा, ठीक है। गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, डायरेक्ट मैरिज करूँगा। गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं रखना है भाई, डायरेक्ट मैरिज करो, ठीक है। अरेंज मैरिज ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। अरेंज मैरिज इज़ बेटर देन लव मैरिज, क्योंकि अरेंज मैरिज में आपको सम्मान भी मिलेगा, सामान भी मिलेगा, और लव मैरिज में दोनों जाएगा, सम्मान भी जाएगा, सामान भी जाएगा। आप केवल वर्तमान मत सोचिए, भविष्य का सोचिए, बहुत कुछ ताना सहना पड़ेगा, मतलब जितना सुखी नहीं रह पाएंगे ना उससे ज़्यादा ना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। और एक्चुअल मैरिज का एज है मैं बता रहा हूँ, बॉयज़ लोग ध्यान दीजिएगा, 28 से ज़्यादा मत होने दीजिएगा दोस्त, नहीं तो फिर इन फ्यूचर आपको फैमिली प्रॉब्लम होगा, मेडिकल इशू होगा, ठीक है। और मान लीजिए 28 में आप शादी करते हैं, 28 तो नहीं जाना चाहिए, 24 से 28 के बीच में ही आपको कर लेना है बॉयज़ को, ठीक है। क्योंकि देखिए आप 30 साल के मान के चलते कि आपने 30 साल में शादी किया, 30 साल में शादी किया, आपका बेटा बेटी हुआ, वो 30 साल में करेगा, मतलब पहला बेटा, मैं दूसरा या तीसरा का नहीं बोल रहा हूँ, पहला बेटा का आप जब शादी करेंगे वो भी 30 साल में करेगा, तो 60 साल की उम्र में आप पहला या बेटा या बेटी की शादी करेंगे 60 साल में, समझ रहे। बचेंगे नहीं, बचेंगे उतना दिन तक, बचेंगे भी तो एकदम बूढ़ा अवस्था आ जाएगा 60 साल में। तो उस अवस्था तक मतलब भविष्य को भी देख के चलिए। यहीं अगर आप 24 या 25 के एज में शादी कर लेते हैं, 24, 25, 23, ठीक है, 23 तक तो नहीं सेटल हो पाते हैं तो ठीक है, 23, 24, 25, 26 इस एज तक अगर आप शादी कर लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंग ये एज सबसे ज़्यादा अच्छा है, 23, 24, 25, 26। तो क्या होगा, मान लीजिए 25 में शादी किए, ठीक,
एवरेज बता रहा हूँ, या 24 में शादी किए हैं। अब आपका जो बेटा बेटी होगा उसको नहीं मानेगा तो 26 साल तक करवा दीजिएगा, तब कम से कम आप 50-52 के रहेंगे, थोड़ा सा तो यंग रहेंगे, ठीक है। तो इसको भी देखना है कि आने वाला फ्यूचर ऐसा नहीं कि मेरा हाथ पाँव काम न करे और मैं बेटा बेटी का शादी भी नहीं कर पाया, ऐसा हालत ना हो जाए। नहीं तो देखे होंगे अक्सर खास तौर पे रहता है कि, और एक चीज़ होता है कि जब भी आप शादी करें, ये मैं नॉलेज दे रहा हूँ, जब भी शादी करें अपने से ज़्यादा एज डिफरेंट वाली लड़की से शादी ना करें। 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल एज डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज़्यादा एज डिफरेंट मत रखिएगा गर्ल्स के साथ, क्योंकि फिर आप बूढ़ा हो जाएंगे। लड़का लोग जल्दी बूढ़ा हो जाता है, लड़की लोग धीरे धीरे बूढ़ाई होती है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है, एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर सेम एज के हैं तो बहुत अच्छा है, 1 साल 2 साल, ठीक है, सेम एज के हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 5 साल से ज़्यादा छोटी लड़की से शादी भी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मेंटल स्टेटस भी आपका सेम होना चाहिए ना। आप सोच के देखिए, आपका थिंकिंग प्रोसेस और आपसे 5 साल छोटे बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। तो मैक्सिमम 5 साल तक आप एज गैप मान सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एज गैप नहीं रखना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, प्रवासन का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, स्थान परिवर्तन। मैं ये सब आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड में भी काम कर चुका हूँ, मैं बहुत सारी लड़की भी देखने गया हूँ खुद के लिए भी, ठीक है। चलिए तो, और अपना दोस्त लोग का भी देखता हूँ ना लाइफ वगैरह, और आप समाज को भी देखिए कि लड़की लोग जो है ना जीवित रहती ज़्यादा दिनों तक, लड़का जल्दी मर जाता है, 2 साल 5 साल पहले ही मर जाएगा लड़की से। मतलब बूढ़ा जो है पहले ही टपक जाता है, बुढ़िया जीते हैं। मैक्सिमम कंडीशन में वही होता है। 1-2 में क्या होता है कि बूढ़ा जो है जीवित है अभी तक और उसकी बुढ़िया चल गई, ठीक है। मतलब ज़्यादातर संभावना है कि महिलाओं की जो डेथ होती है वो बाद में होती है, पुरुष पहले टपकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रवासन का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, तो स्थान में परिवर्तन को ही प्रवासन कहते हैं। और प्रवासन एक कारण से नहीं बल्कि बहुत सारे कारण से होता है। रोजगार हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा रीज़न होता है, रोजगार मेनली होता है। अब बोलिएगा क्या आवाज़ कर रहा है, नहाने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं यार। नेक्स्ट, प्रवासन के प्रकार कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, आंतरिक प्रवासन और बाह्य प्रवासन। ये क्या होता है आंतरिक प्रवासन, अपने राज्य में अगर आप प्रवास करते हैं अपने ही राज्य के अंदर तो उसको आंतरिक प्रवासन कहते हैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय प्रवासन क्या है, अंतर्राज्यीय एक होता है अंतर्राज्यीय अपने देश के अंदर, अगर एक होता है अंतर प्रादेशिक अपने राज्य के अंदर प्रवास कर रहे हैं, एक जिले से दूसरे जिले में जाके बस रहे हैं, इसको अंतर्राज्यीय प्रवासन कहते हैं। आंतरिक प्रवासन में क्या होता है, आप अपने ही देश के किसी दूसरे, जैसे कि आप झारखंड के और बिहार में जाके बस गए हैं, या बिहार के झारखंड में आके बस गए हैं, तो ये है आंतरिक प्रवासन। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं। इंटरनेशनल मतलब आप किसी देश के हैं और किसी दूसरे देश में जाके बस गए, जैसे भारत का आदमी है अब जाके बस गया पाकिस्तान में तो बचेगा नहीं, अमेरिका में जनरली जाता है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो भारत का आदमी अमेरिका में जाके बस गया तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। प्रवासन का मुख्य कारण क्या है, मेन कोज ऑफ माइग्रेशन, तो रोजगार, सबसे मेन रीजन है रोजगार, ठीक है। रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, ये सब मेन रीजन है प्रवासन का। नेक्स्ट अगला जाता है नगरीकरण का अर्थ क्या है। और गर्ल्स लोगों का माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है कि विवाहित होने के बाद महिलाएं जो हैं पुरुष के घर चली जाती हैं, ठीक है। यानी कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था, महिलाओं के विवाह के पश्चात पुरुषों के घर जाना, ये प्रवासन का दूसरा बड़ा कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नगरीकरण का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। नगरीकरण मतलब की है कि शहरी जनसंख्या में वृद्धि, जैसे रांची की जनसंख्या में वृद्धि हो रही, क्यों, क्योंकि चारों ओर के आदमी रांची में आकर बस रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है, कोज ऑफ अर्बनाइजेशन, तो औद्योगिकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है नगरीकरण का प्रमुख कारण है। इसके अलावा विश्वविद्यालय, शिक्षा, चिकित्सा बहुत सारे हैं, ठीक है। अगला जाता है भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति कैसी है, तो तीव्र वृद्धि, यानी कि जो भारत में शहर बन रहे हैं बहुत तेजी से बन रहे हैं, धीरे धीरे मैक्सिमम एरिया जो है गांव का भी एरिया अब धीरे धीरे शहर बन रहा है। अब आता है यूनिट 3, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवन सारणी क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ टेबल। तो मृत्यु जीवन तालिका का अध्ययन करना ही जीवन सारणी है, ठीक है। मृत्यु और जीवन के तालिका का अध्ययन करेंगे तो इसी को हम लोग जीवन सारणी बोलेंगे। उसमें बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा। जीवन सारणी के प्रकार कौन से हैं, तो पहला है पूर्ण सारणी और दूसरा है संक्षिप्त सारणी, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, तो आयु, लिंग, संरचना,
किस उम्र में कितने लोग हैं, किस उम्र के लोग कितने शिक्षित हैं, किस उम्र के लोग कितने अशिक्षित हैं, ये सब अध्ययन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या पिरामिड का महत्व क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड का विश्लेषण करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, जनसंख्या प्रक्षेपण क्या है? पॉपुलेशन प्रोजेक्शन क्या है? तो भविष्य का अनुमान लगाना पॉपुलेशन प्रक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्थिर जनसंख्या क्या है? स्टेबल पॉपुलेशन क्या है? यानी कि समान वृद्धि वाली जनसंख्या। जैसे कि 5 साल से किसी क्षेत्र की जनसंख्या मात्र 5% ही बढ़ रहा है, पिछले 5 साल से 5%, 5%, 5%, 20 साल हो गया फिर भी 5% बढ़ रहा है, मतलब प्रत्येक घर में 2 ही बच्चा हो रहा है और उतने ही आदमी लोग डेथ कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं स्थिर जनसंख्या वाली। ठीक है, जो कि बहुत कम पाया जाता है, रेयर। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर सेंसस क्या है? तो जहाँ पाए गए फैक्ट ऑफ सेंसस क्या है? तो जहाँ पर पाए गए, ये क्या, जहाँ पर पाए गए, इसको आधा अधूरा लिखा गया, सॉरी। देखिए अगला आ जाता है आपका डेज्यूरे सेंसस क्या है? सेंसस मतलब होता है जनगणना, सेंसस मतलब जनगणना। तो डेज्यूरे सेंसस क्या कहता है? अस्थाई निवासी आधारित जनगणना, अस्थाई निवासी आधारित जनगणना। ठीक है। और ये जो है, ये जो डिफेक्टो सेंसस है, इसका मतलब होता है अस्थाई। ठीक है, नॉन परमानेंट। चलिए अब आता है यूनिट 4। इसमें है आपका कि सोर्स ऑफ डेमोग्राफी इन डेटा इन इंडिया। तो देखिए भारत में जो आंकड़ा विश्लेषण करने जाता है, खासतौर पे पारा टीचर लोग या गवर्नमेंट टीचर जो भी होते हैं, टीचर लोग जाते हैं जनगणना करने के लिए कि हम जनगणना से आए हैं, आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपकी विवाह हो गई? 1 झाप। फिर पूछता है हम जनगणना से आए हैं, आपकी विवाह हो गई? हाँ चलिए ना, उसी तरह से पूछता है जी। फिर पूछता है क्या क्या पूछता है याद नहीं है, प्रेस राहुल वाला। तो उसी तरह से जनगणना के लिए भेजा जाता है। और जनगणना करते वक्त आदमी 2 तरीके से जनगणना करता है, एक किताबी दुनिया से, एक होता है पेपर के माध्यम से, एक होता है खुद जाकर। ठीक है। तो व्हाट इज सेंसस? सेंसस क्या है? जनगणना क्या है? पूर्ण जनसंख्या की गणना करना ही सेंसस कहलाता है। ठीक है, पूर्ण जनसंख्या, पूर्ण लोगों की संख्या की गणना करना ही जनगणना है, सभी लोगों की गणना करना ही जनगणना है। ठीक है। झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134 व्यक्ति। भारत की जनसंख्या कितनी है? 1,31,00,00,000। वो खत्म हो गया, 1,40,00,00,000 पार कर गया। भारत की जनसंख्या 1,40,00,00,000 पार कर गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? 10 वर्षों में होती है। लास्ट टाइम 2001 में हुआ था जनगणना और अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। तेरे बिना जिंदगी से सिकवा तो नहीं। कब हुआ था लास्ट टाइम? 2011 में। होना कब चाहिए था? 2021 में। नहीं हुआ है। कब आ गया? 2026 आ गया। गवर्नमेंट सूती है जी, सो गया है गवर्नमेंट। अरे जाओ ना, अरे यार भाड़ में जाए जनगणना। ठीक है, अपना काम बन रहा है ना। तो जनगणना 2026 हो गया, अभी तक जनगणना का रिपोर्ट नहीं आया है यार, और गवर्नमेंट कोई किसी प्रकार का एक्शन टेक नहीं कर रही है। चलिए, जनगणना से बहुत सारा डेटा आ जाएगा ना कि कितने आदमी एजुकेटेड है, कितने आदमी अनएम्प्लॉयड है, कितने आदमी एजुकेटेड भी है और अनएम्प्लॉयड है, कितने आदमी अनएजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयड है, कितने आदमी का घर चला गया, कितने कहाँ पे कितनी फैक्ट्रियाँ बसी, कहाँ पे कितने लोग बीमार हैं, कहाँ पे कितने लोग प्रवास किए हैं, बहुत सारा डेटा आएगा। ठीक है। तो बहुत सारा क्या बताएं, करप्शन का भी मामला सामने आ जाएगा, इसलिए जनगणना को अभी शायद डिले किया जा रहा है। देखिए पंजीकरण विधि क्या है? पंजीकरण विधि क्या है? रजिस्ट्रेशन मेथड क्या है? तो जन्म मृत्यु अभिलेख पंजीकरण विधि है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते हैं, तो यही है पंजीकरण विधि। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जन्म प्रमाण पत्र। जब व्यक्ति का मरण होता है तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र। यही है रजिस्ट्रेशन विधि। सिंपल सा भाषा में समझाओ यार। ठीक है, एकदम आसान भाषा में। सैंपल सर्वे क्या है? सैंपल मतलब होता है जांच। तो नमूना आधारित सर्वे, जब हम लोग किसी क्षेत्र का केवल जांचने के लिए, टेस्टिंग के लिए सर्वे करते हैं तो उसको नमूना आधारित सर्वे कहते हैं, सैंपल सर्विंग। सैंपल सर्विंग क्या है? जब किसी हम लोग एरिया का जनगणना केवल जांचने के लिए, टेस्टिंग के लिए करते हैं तो उसको सैंपल सर्वे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 42 को नंबर क्वेश्चन। पूरा नाम क्या है? अरे भाई, सैंपल सर्वे का पूरा नाम क्या है ना? तो नेशनल सैंपल, ठीक, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, ये फुल फॉर्म है, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे आधा अधूरा लिखा गया, NSSO
ये एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला आ जाता है एनएसएसओ का क्या काम है? अरे भाई एनएसएसओ, रियली रियली सॉरी, सच में माफ़ी मांगता हूँ यार। आई एम अपोलाइज टू यू, ठीक है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ इस सब की गलती के लिए। एनएसएसओ का काम क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी डेटा का संग्रह करना। किसका काम है? एनएसएसओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य क्या है? जनसंख्या का स्थिरीकरण, यानी कि जनसंख्या को रोकना, जो हमारे भारत में जनसंख्या विस्फोट हो गया है इसका, ठीक है। अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको आंसर आपको खुद करना होगा। और बाकी मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बता देता हूँ, जो लोग इंस्टॉल नहीं किए कर लीजिएगा। 60 रुपया का चीज़ है यार, बहुत बड़ा चीज़ नहीं। मैं 600 नहीं मांग रहा हूँ, ना 6000 मांग रहा हूँ, ना 100 रुपया मांग रहा हूँ, बस 99 रुपया भी नहीं है, ओनली 60 रुपया मांग रहा हूँ यार, सिर्फ 60 रुपया। 4 साल तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऐसा भी नहीं कि फ्री का पैसा मांग रहा हूँ, ठीक है। चलिए लेना है तो लीजिएगा, नहीं लेना है तो नहीं लीजिएगा, ज़बरदस्ती क्या ही करूँगा ना, किसी को कर भी नहीं सकते। जोर जबरदस्ती वाली बात थोड़ी होता है यहाँ पे। चलिए, तो ज्ञान सागर ऐप है, इसी चैनल के नाम पे रखा गया है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा लिंक। मैं शुरू में ही नहीं बता रहा हूँ, बीच में बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट, पूरा नाम दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, लॉगिन हो जाएगा, ऐप ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे ऑल कोर्स में। ऑल कोर्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा कोर्स आ जाएगा। आपको ले लेना है रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स, 60 रुपये पेमेंट करेंगे, स्टार्ट लर्निंग लिखाएगा, फिर सेमेस्टर 6 में जाएंगे। मेजर पेपर 15, 14, 15, माइनर पेपर सब आपको यहीं पे मिलेगा। सेमेस्टर 7 का भी मिलेगा, 8 का भी मिलेगा, ऑल पेपर सिर्फ 60 रुपया में, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय, जिसको लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जनसांख्यिकी की परिभाषा एवं उसके क्षेत्र, डेमोग्राफी, ठीक है, स्कोप ऑफ डेमोग्राफी की व्याख्या कीजिए। और ये सब आपको खुद करना है, बेसिक तो मैंने आपको समझा दिया 25 मिनट में। जनसंख्या वृद्धि के घटक को समझाइए। माल्थस के सिद्धांत, ठीक है, माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत है, थ्योरम ऑफ, एक मिनट कहाँ गया? अरे भाई गैस बंद हो जाओ यार। चलिए, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अगला आ जाता है हमारा प्रजननशीलता, फर्टिलिटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, इसको महत्व क्या है, ये सब आपको समझने के लिए मृत्यु दर की अवधारणा एवं उसके मापन की व्याख्या कीजिए। अगला आ जाता है प्रवासन के कारण और प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। जीवन सारणी लाइफ टेबल की अवधारणा को समझाइए। जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसके महत्व क्या है बताइए। डिफेक्टो एंड डिजोरे जनगणना में अंतर बताना है, ठीक। नेक्स्ट, जनगणना के महत्व की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अगला जाता है पंजीकरण विधि यानी कि रजिस्ट्रेशन मेथड का विश्लेषण बताना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य को लिखिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे जो है ना आपको थोड़ा सा यूनिट चेंज करते हैं, थोड़ा सा लंबा लंबा, ठीक है। जनसंख्या की परिभाषा दीजिए तथा उसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के अर्थ एवं उसके घटकों की व्याख्या कीजिए। आगे देख लेते हैं, तो अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्रजननशीलता, फर्टिलिटी से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। मुझे लगता है ना एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मृत्यु दर की अवधारणा और मापन की व्याख्या कीजिए। आगे देख लेते हैं जनसंख्या पिरामिड की अवधारणा एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है जनगणना के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। आगे देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से 15 मार्क्स वाले शुरू होते हैं और इसका आंसर आपको एग्जाम में मिनिमम 400 वर्ड, मिनिमम इतना लिखना ही है, ठीक है। जनसांख्यिकी की परिभाषा दीजिए तथा उसके क्षेत्र का विस्तृत विवेचन करें। डिफाइन डेमोग्राफी एंड डिस्कस इट्स स्कोप इन डिटेल। ओके, अब जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको डील करना ही पड़ेगा। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उसके घटक एवं मापन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। आगे देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे प्रजननशीलता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख मापों और भारत में प्रजनन प्रवृत्तियों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो मृत्यु दर यानी कि मोर्टेलिटी जो रेट होता है आपका, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इसके विभिन्न माप, हाल के वर्षों में मृत्यु दर में कमी आई, क्या कारण है, इन कारणों का भी बताना है।
ओके, यहाँ पे डेटा भी बताया गया है। नेक्स्ट, प्रवासन यानी कि माइग्रेशन एवं नगरीकरण की अवधारणा बताना है कि शहर कैसे बन रहा है, किन कारणों से बन रहा है, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब बताना है। अगला जाता है जीवन सारणी लाइफ टेबल से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख घटक प्रकार को विस्तार से समझाना है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इसके विभिन्न आकारों एवं उनके निहितार्थों की व्याख्या करें। नेक्स्ट देख लेते हैं जनसंख्या प्रक्षेपण से आप क्या समझते हैं। स्थिर जनसंख्या, ठीक है, स्थिरावस्था जनसंख्या की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। मैं थक गया हूँ यार बोल बोल के, आज सुबह 4 बजे से उठ के काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, भारत में जनसांख्यिकी आंकड़ों के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा उसकी विशेषताओं, गुणों एवं दोषों को बताइए। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या की, थक गया यार पढ़ पढ़ के, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, जिनको अगर नहीं, बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि नहीं खरीदना चाहते हैं, मत खरीदिए, इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी भाई, लेकिन खरीद लेंगे तो दोनों का अच्छा रहेगा। चलिए, कुछ लोग होते हैं आप में से कि केवल क्वेश्चन देखने आता है ना, हाँ हाँ देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारा दूसरा चैनल है सागर साहब, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सागर साहब यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ना, दूसरा चैनल है यूट्यूब में। ओके दोस्तों, बाय बाय, जोहार, और अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।